टॉपिक जो और आता है, अगर आपको याद हो हम पहले पढ़ रहे थे, जिसमें न्यूटन्स लॉ था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उसके अंदर कि जिसके अंदर वो न्यूटन वेलोसिटी वगैरह भी आपको फाइंड आउट करनी हो सकती है, और उसके साथ जो दूसरी चीज होती है, ये टेंशन वाला जो न्यूटन्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये भी मिक्स होता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस इस तरह के देखते हैं कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें जो है वो और करनी है। ठीक है, ओके, लेट मी शो यू। ओके, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। देखो, स्क्रीन नजर आ रही है कि यस सर, नजर आ रही नहीं है। जी? ओके, ठीक हो गया। ओके, पहले तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, और एक स्लोप पे है पी का पार्टिकल, जिसपे जो एंगल है उसने दिया हुआ है tan अल्फा। अब ये उसने क्यों दिया हुआ है, अगर आपको याद हो, tan अल्फा है 7/24। tan की अगर आप याद करो कि tan की जो वैल्यू होती थी, या tan की जो फॉर्मूला होता था, वो था परपेंडिकुलर ओवर द बेस। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो और उस पर जब आप पाइथागोरस लगाते हो, ये साइड आपकी 7 है और ये 24 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो आपका हाइपोटेनस निकल के आएगा 25। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें यूजली साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है, और दूसरी हमें कॉज अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है। तो ये पहले से हम निकाल के रख लेते हैं, फिर जहां जहां यूज होगी फिर हम वहां यूज करते जाएंगे। तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बना 7/25, और कॉस बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज 24/25। तो ये मेरी साइन और कॉस दोनों आ गए, जिसको हमें यूज अभी करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है पार्टिकल P इज एट रेस्ट ऑन अ पार्टिकल Q हैंग्स वर्टिकली एज शोन इन द डायग्राम। द स्ट्रिंग P, हाँ, द स्ट्रिंग P एंड द पुली इन द पैरेलल लाइन इज द ग्रेटेस्ट, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो आपने ये याद रखना है कि जब वो इक्विलिब्रियम कह रहा है तो आपका फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू बैकवर्ड होगा। अब वो कहता है शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन P एंड द प्लेन इज 4/3। तो आपने म्यू की वैल्यू बेसिकली निकालनी है और दिखाना है कि आपकी वैल्यू जो है वो 4/3 निकल के आती है। ओके, तो अब हम कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे मार्क करना शुरू कर लेते हैं। क्यू का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, और इसी तरह पी का वेट भी जो है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा। इसी तरह उसके बाद दूसरी चीज देखें तो इधर टेंशन की फोर्स ऊपर होगी और टूवर्ड्स द पुली होती है। तो ये दोनों में टेंशन की फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द पुली मैंने मार्क कर ली। उसके बाद अगर आपको कंपोनेंट्स जब बनाने की बारी आती है तो आप याद करो, ये होता है इसका कांटेक्ट फोर्स, और वेट के जब कंपोनेंट्स बनेंगे तो वो यूं करके बनेंगे, और एरोस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से। अब ये वाला एंगल भी मेरा अल्फा होता है, जो एंगल मेरा यहाँ पे था वही एंगल यहाँ होगा। तो ये बनेगा डब्ल्यू साइन अल्फा, और ये बनेगा डब्ल्यू कॉज अल्फा। ठीक है। उसने जो मैथ्स दिया हुआ है ना, वो ये देख लो, ये उसने mkg दिया हुआ है। तो बेसिकली वेट जब आप निकालोगे तो m×10 करेंगे, मैथ इंटू ग्रेविटी का मतलब है m×10 करोगे, तो आपका वेट जो है वो 10m है। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज मार्क करना शुरू करते हैं जो जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्स एक्सेस के पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं और फिर हम वाई एक्सेस के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ओके, पार्टिकल पी पे हमारा फोकस रहेगा। उसका रीजन ये है कि पी के ऊपर की आपने फ्रिक्शन शो करनी है। ठीक है, तो पहले हम पी के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसमें मैं करता हूँ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू बैकवर्ड। अब पहले तो बताओ ये सिस्टम मूव किधर करेगा, यानी पी का पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा? यहां से स्टार्ट करते हैं। सर, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, इक्विलिब्रियम में है। चलो यूं कर लेते हैं, ठीक है। फिर फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड करना है। अच्छा, एक फोर्स एक्चुअली अभी मुझे याद देखा मैंने, एक फोर्स अभी भी मिसिंग है यहाँ पे। वो कौन सी फोर्स है जो यहाँ पे अभी तक मैंने मार्क नहीं की? सर, फ्रिक्शन। एग्जैक्टली, फ्रिक्शन, बिल्कुल ठीक है, फ्रिक्शन मैंने मार्क नहीं की। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी मैं मार्क कर लेता हूँ इधर। ओके, फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड करते हैं। अब फॉरवर्ड फोर्स अगर आप देखो तो आपकी फॉरवर्ड फोर्स क्या बनती है? सर, टेंशन और डब्ल्यू साइन अल्फा।
बिल्कुल ठीक है, टी डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। और इसी तरह जब मैं वाई एक्सिस में देखता हूं तो वो होगी अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। अब अपवर्ड फोर्स अगर आप देखो तो अपवर्ड जो है वो आर है और डाउनवर्ड जो है वो डब्ल्यू कॉज अल्फा है। ठीक हो गया। ये है पार्टिकल पी के ऊपर। इसमें अगर मैं थोड़ी वैल्यूज प्लग इन कर लूं, वेट जो था वो 10 m था और साइन अल्फा की वैल्यू है 7/25, दैट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। इसी तरह यहाँ पे आर की वैल्यू देखें तो वो होगी 10 m और कॉज अल्फा की वैल्यू है 24/25। अच्छा, इसको तो सॉल्व करो, 10 × 24/25, आर की वैल्यू क्या निकल के आती है? 10 × 24/25। सर 9/6, 9.6, नहीं, फ्रैक्शन में बताओ। 48/5। 48/5 m। फ्रैक्शन में मैंने इसलिए रखा क्योंकि एंड पे अगर आप देखो तो आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो फ्रैक्शन में बताना है, तो इसलिए प्रेफर करो कि आप सारी वैल्यूज फ्रैक्शन के अंदर ही रखो। सेम चीज अब आप मुझे यहाँ पे भी बता दो कि ये 10 × 7/25 करते हो तो क्या निकल के आता है? 14/5। 14/5 m इज इक्वल टू फ्रिक्शन का आएगा म्यू, और आर की जगह जो वैल्यू है वो आ जाएगी 48/5 m, और इधर लगेगा प्लस टी। अब प्रॉब्लम जो नेक्स्ट है वो ये वाले टी की है कि आप इस टी का क्या करेंगे। उसके लिए हम दूसरा वाला पार्टिकल लेते हैं जो कि क्यू की साइड का था, तो यहाँ पे नीचे क्यू के लिए वर्किंग कर लेते हैं। क्यू के लिए जब मैं करता हूँ तो उसमें इक्विलिब्रियम है, तो इसमें सिंपल है, सिर्फ एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी अपवर्ड फोर्स है टी और डाउनवर्ड फोर्स है उसका वेट। अब वेट की वैल्यू क्या होगी? 10 m। 10 m, बिल्कुल ठीक है। इस वैल्यू को पकड़ो और वापस ऊपर वाली इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन में आपने वापस सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो जब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो टी की जगह आया 10 m प्लस 14/5 m इज इक्वल टू म्यू 48/5 m। ओके, 10 + 14/5 क्या आता है? सिक्सटी यानी फोर इसका बाय आंसर फाइव 64/5 m इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में 48/5 m। तो अगर आप थोड़ी चीजें नोट करो, डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, वो दोनों कट जाएगा, इसी तरह m जो है वो m से कट जाएगा, और 48 को इस साइड पे लाके डिवाइड करो, 64 / 48 क्या आता है? 4/3। 4/3, और यही आपने यहाँ पे शो करना था। समझ आए? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको इस तरह से करना था। तो इसमें देखो वो टेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ गया। ठीक है, और एक्चुअली अभी तक यहाँ पे वही यूज हुआ। अब मुझे बताओ, यहाँ तो कोई चीज कोई बात ना समझ आई है? सर टेंशन सर ओके दोबारा बोलते हो, क्या पूछे? सर मैं पूछ रही थी कि आपने टेंशन कहाँ मार्क की है बट मतलब आगे स्ट्रिंग्स में। डायट जी सर स्ट्रिंग्स में होती है हमेशा। ओके, अब जब आप लोग बेटा इसका बी पार्ट करते हो, अब उसमें वो थोड़ी चेंजिंग भी कर रहा है, अगर आप नोट करोगे तो क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ो। बी पार्ट का एक्चुअली वो कहता है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू पी एक्टिंग अप अ लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ द प्लेन एंड पी एक्सेलरेट्स एट 2.5। ओके, अब आपने मुझे बताना ये 10 न्यूटन की जो फोर्स है ये अप्लाई हो कहाँ पे रही है? हाँ, यानी 10 की फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रही है? जो 10 न्यूटन की वो फोर्स बता रहा है, ये मुझे कहाँ पे मार्क करनी है? क्या हुआ? सर डाउनवर्ड टेंशन के डायरेक्शन में। हाँ, नहीं नहीं, टेंशन नहीं बेटा। मैं आप सर पी के ऊपर डाउनवर्ड्स हाँ, पी के ऊपर कहाँ पे करके होगी? ठीक बता रहे हो, लेकिन पी पे कहाँ पे करके होगी? डाउनवर्ड डाउनवर्ड से क्या मतलब है आपका?
थोड़ा थोड़ा ठीक बोल रहे हो, दोबारा देख लेते हैं इसको, पहले मैं थोड़ा रेज कर दूं। ये इररेलेवेंट, नहीं ये एक्चुअली रहने देते हैं। ओके अब देखो जरा दोबारा से, वो कहता है अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एक्टिंग अप अ लाइन, इसका क्या मतलब है? ये एक्टिंग अप अ लाइन का मतलब क्या होता है? ओके बेटा, इसका मतलब ये होता है कि 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो पी वाले ऑब्जेक्ट पे जो लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, यो, ये है आपकी 10 न्यूटन की फोर्स। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब इससे काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, उसने एक्सेलरेशन भी दी हुई है, मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ ताकि फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर लूँ। एक्सेलरेशन उसने दी हुई है और एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो थोड़ी यहाँ पे चेंजिंग होगी, अब चेंजिंग क्या होगी आप खुद नोट करो। अगर ये 10 न्यूटन ऊपर खींच रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ये पूरा सिस्टम जो है वो मूव होना शुरू हो गया और इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो अब आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड जो आप पहले कर रहे थे वो सारा सिस्टम अब थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये वेट मैंने रेज कर दिया, इसका वेट भी मैं दोबारा से मार्क कर लेता हूँ, विच वॉज इक्वल टू 10 एम। ओके, पहले हम क्यू वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि उसमें एक ही इक्वेशन होगी। उसमें हम क्या करेंगे, अपवर्ड माइनस डाउन, अच्छा अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड से बेहतर है मैं लिख लेता हूँ जो भी उसकी फॉरवर्ड फोर्स है माइनस द बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए। अब याद रखो ये वाला सिस्टम, अगर पी वाला बॉल ऊपर जा रहा है और क्यू वाला बॉल भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारी फॉरवर्ड फोर्स कौन सी हुई इस केस में? टेंशन। टेंशन की, टेंशन इज द फॉरवर्ड फोर्स। बैकवर्ड फोर्स जो है वो उसका वेट है विच इज 10 एम। मैस एम है और एक्सेलरेशन हमें उसने 2.5 दी हुई है। अब जब इसको सॉल्व करते हो तो टी की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 12.5 एम। ये हमारे पास आ गई टेंशन। ये अभी हमने किया क्यू के लिए सॉल्व। अब इसी तरह मैं पी के लिए सॉल्व करने लगता हूँ, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला कि फॉरवर्ड माइनस द बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब याद रखो ये आपका सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आपकी इस केस में फॉरवर्ड फोर्स क्या बनी? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आपकी फॉरवर्ड फोर्स है। बैकवर्ड फोर्स देखोगे तो वो आपकी टेंशन भी बैकवर्ड है, डब्ल्यू साइन अल्फा भी बैकवर्ड है। अब एक चीज और जो यहाँ पे मैंने ऊपर नहीं मार्क की हुई, वो आपकी फ्रिक्शन की फोर्स है जिसका अब एरो जो है वो इस साइड पे होगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट अब ऊपर की तरफ है तो आपकी फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। ये समझ आया कि नहीं आया कि इक्वेशन सेट कैसे हुई है? सर यहाँ पे फ्रिक्शन को हम 4.3 नहीं ले सकते ना? फ्रिक्शन वो नहीं, वो म्यू है, वो अभी लेंगे। वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सरफेस का कोफिशिएंट थोड़ी चेंज हो जाता है कि सरफेस पे कितनी फ्रिक्शन एक्ट हो रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। म्यू की वैल्यू वही रहेगी। वो अभी लगाएंगे, वो अभी नेक्स्ट टाइम में जब मैं वैल्यूज डालना शुरू करूंगा तो मैं तुम्हें तब लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 10 ये हो गया, माइनस टी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की 12.5 एम। डब्ल्यू साइन अल्फा का मतलब ये हुआ कि 10 एम, और साइन अल्फा की वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं 7/25 माइनस म्यू आर। म्यू की वैल्यू थी 4/3 और आर की वैल्यू भी वही होगी जो यहाँ पे पहले निकाली थी हमने, 48/5 एम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 48/5 एम इज इक्वल टू एम इंटू 2.5। अब इसको थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वैल्यू है मेरी 10 माइनस 12.5 एम। ओके, इसको सॉल्व करते हो 10 एम इंटू 7/25, तो ये निकल के आया था 14/5 एम। करके भी देख लो, और इसी तरह ये मुझे नेक्स्ट वाला करके बताओ इसका आंसर क्या आता है। 4/3 इंटू 48/5, इसका आंसर क्या सर बनेगा? -64/5। सर 64/5। माइनस
ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं -60/55 m इज इक्वल्स टू 2.5 m। अब कैलकुलेटर्स पकड़ो और अब मुझे आप जो पोर्शन कर लेते हो वो ये सारा पोर्शन आप सॉल्व कर लो। 12.5 -12 -14/5 -64/5, इसको सॉल्व करो, देखो आपका आंसर क्या आता है। सर -28.1 28 1 m इज इक्वल टू 2.5 m। इसको दूसरी साइड पे जाके ऐड करो, देखो सारा सॉल्व करने के बाद आपकी m की वैल्यू जो है वो फाइनल क्या बनती है। सर 0.326 0.326, बस ये। तो ये हमारा आंसर आ गया कि m की वैल्यू जो है दैट इज सपोज टू बी 0.326। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया। हाँ बेटा, यहाँ जी तो कोई सर। क्वेश्चन हो, कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो तो मुझे बताओ। तो बी पार्ट के अंदर हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पी के लिए कि क्यू के लिए। सर जब हमने वो फाइंड करना है, मैथ फाइंड करना है, तो उसके अंदर हम लोगों को अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड को एम ए के इक्वल नहीं पुट करना। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बताओ। ओके, समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो कि जब अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड करेंगे, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल टू एम ए करें, ये बोल रहे हो। यस सर। आप मुझे खुद बताओ, या तो आपका ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नो ये देखो सर। ना, स्लोप पे ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में वो क्या मूव कर रहा है। नो। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब अगर वो वाई में मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वाई की साइड से वो इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट करता है। तो हमने अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड नहीं, हमने अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड किया है। कहाँ पे किया है, अगर आप नोट करो मैं आपको बता देता हूँ। आर की वैल्यू निकालने के लिए अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, यानी ये देखो आर इधर है ना, तो अपवर्ड आर है और डाउनवर्ड डब्ल्यू कॉज एल्फा है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉज अल्फा में करना था, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में ये देख रहे हो किया था, आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉज अल्फा, जिसका आंसर आया था 48/5। नजर आ रहा है, यस सर। यही 48/5। आप देखो मैंने यहाँ पे म्यू आर जब मैं लगा रहा था तो आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली है, जो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड करके आई थी। समझ आई बात। यस सर। ओके ओके, अब कुछ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, अब इसमें भी देखना, एक आधा कॉन्सेप्ट जो है वो और भी आएगा। अब इसमें वो ये कहता है कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों स्लोप के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। द स्ट्रिंग passes over a fixed movement over two inclined planes। अब वो कहता है द पार्टिकल्स आर इनिशियली एट रेस्ट विद ए ऑन द स्मूथ प्लेन एंड बी इज इंक्लाइंड, जो है वो 25 डिग्री के एंगल के ऊपर है। द स्ट्रिंग इज टॉट, टॉट का मतलब होता है कि वो टाइटली स्ट्रेच हुआ हुआ है, यानी उसमें कोई बीच में वो नहीं होगा, स्लैक नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल टाइटली होल्ड हुआ हुआ है। अब वो कहता है अब फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 न्यूटन अप्लाई टू बी, जो कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि 2.5 न्यूटन की ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो इस साइड की तरफ मूव करेगा, तो बी वाला बॉल यूं नीचे जा रहा है और ए वाला बॉल यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो ये कहता है फॉर द केस विद थीटा इक्वल टू 15, यानी ये वाला जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 15 एंड द प्लेन ऑन बी विच स्ट्रेचेस स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बी। ओके, फोर्सेस जो हैं कुछ पहले, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को कुछ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले इसके वेट से स्टार्ट करते हैं। ये इसका वेट है और ये इसका वेट है।
जिनके मैसेज 0.9 और 0.4 दिए हुए हैं, तो ये वेट हो गया 9 और इसका वेट हो गया 4। इसी तरह टेंशन की जो फोर्स है एक इधर होगी और एक टेंशन की फोर्स जो है वो इधर होगी। दोनों स्मूथ प्लेन है तो याद रखो कोई भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। उसी तरह इनके आर एग्जिस्ट करते हैं बट वो इररेलेवेंट होंगे क्योंकि वो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये आर की वैल्यू अभी एक्चुअली यूज होगी नहीं हमारे पास, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ बट ये यूज नहीं होगी। अब मैं इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। एक इसका कंपोनेंट ड्रॉ हो गया और एक जो है वो इसका कंपोनेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये एंगल मेरा 25, तो ये हो जाएगा 9 cos 15, या इसको cos थीटा लिख लेते हैं अभी फिलहाल क्योंकि ये एंगल थीटा होगा। तो ये 9 cos थीटा है और एक 9 sin थीटा है। इसी तरह यहाँ पे 4 sin 25 है और इस साइड पे है 4 cos 25। ओके, अब आपकी मर्जी, आप ए से स्टार्ट करना चाहते हो या बी से स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, इसमें अब देखो कहीं पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं है और जब वो एक्सेलरेशन कह रहा है तो इसका मतलब है ये सिस्टम मूव कर रहा है, ये रुका हुआ नहीं है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, ए से चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें वही कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। तो आप देखो आपकी फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है। अब डिसाइड ये हुआ था कि ये ए वाला बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारी फॉरवर्ड फोर्स कौन सी बनी? टेंशन। टेंशन, बिल्कुल ठीक है। बैकवर्ड फोर्स में आ गया 9 साइन थीटा इज इक्वल टू मैस है हमारा ए का 0.9 और एक्सेलरेशन इज अननोन। अब टी माइनस 9 साइन 15 इज इक्वल्स टू 0.9 ए। टी को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना लूं 0.9 ए और ये वाली टर्म उधर जाके ऐड होगी, तो कैलकुलेटर पे 9 साइन 15 देखो क्या आता है। 2.329। 2.329। जी सर। ओके, ये हो गया ए के लिए। इसी तरह हम बी के लिए ट्राई करते हैं। बी के अंदर भी अगर आप देखो तो फॉर्मूला सेम है, फॉरवर्ड माइनस द बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। तो आपकी फॉरवर्ड फोर्स जो है वो 2.5 है, प्लस ये जो 4 साइन 25 है ये भी आपकी फॉरवर्ड फोर्स है और बैकवर्ड में सिर्फ आपकी टेंशन है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.4 ए। अब इस टी की जगह जो मेरी ये वाली इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो 2.5, एक्चुअली ये लिखने के बेहतर है कि आप मुझे 2.5 और 4 साइन 25 इसका आंसर क्या आता है वो बता दो। 4.19। 4.19 माइनस टेंशन की जगह आया 0.9 ए प्लस 2.329 इक्वल्स टू 0.4 ए। ब्रैकेट एक्सपैंड कर लें, 4.19 माइनस 0.9 ए माइनस 2.329 इक्वल्स टू 0.4 ए। 0.9 उधर जाके ऐड होगा तो वो रह जाएगा 1.3 ए और 4.19 माइनस 2.329। तो यहाँ से आप देखो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या निकल के आती है। 1.43। 1.43, ये आपकी एक्सेलरेशन है और इसी तरह आपने इसको करना था। समझ आया कि नहीं आया? सर लेकिन बताओ, यहाँ एक्सेलरेशन तक तो बी कंफर्म? की नहीं फाइंड करनी थी। ओके बेटा, पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी। ये नहीं होगा कि बी की डिफरेंट हो और ए की डिफरेंट हो, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है ना। तो जो दोनों बॉल्स जो आप जो पुल हो रहे हैं या जो मूव कर रहे हैं वो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा, एक जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाह रहा हूँ ना वो भी देख लो। ओके, ये 3 वाला ही देखते हैं।
क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे अभी। ओके इसका अगर आप क्वेश्चन देखना शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और भी है कि डायग्राम नहीं है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका तरीका यही है कि डायग्राम या तो आप खुद बना लो और समझ लो कि क्या करना है। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे कहता है कि आपके पास दो पार्टिकल हैं, दोनों का मैस दिया हुआ है, उनको स्ट्रिंग से उसने बांधा हुआ भी है, और वो कहता है कि दोनों जो है विच इज 1 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये लो। तो आप इमेजिन करो कि ये आपका ग्राउंड है, और यहाँ पे मैं यूं करके कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना लाइन बजाने के बजाय मैं, ये मेरे पास एक पुली है, ठीक है, और यहाँ पे आके बॉल्स इसके अटैच कर लेते हैं। ठीक है, एक का ए लेबल कर लेते हैं और एक को बी लेबल कर लेते हैं। दोनों के मैसेज ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, 0.35 एंड 0.45। और ये जो हमारी वर्टिकल हाइट होगी, ये वाली, इसको मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ, ये मेरी लेंथ है 1 मीटर की। अब वो कहते हैं इनिशियली पार्टिकल ए इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली बिलो द पुली। ओके, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, दोबारा से एक सेकंड, दोबारा से देख लेते हैं। ये जो ए वाला बॉल है, एक्चुअली उसने कहा है ये वाला आपका जो बॉल है वो बिल्कुल बेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये है आपकी बॉल है, ये आपका पार्टिकल ए है। और ये जो 1 मीटर वाली हाइट है ना, वो कहता है कि स्मूथ पुली विच इज 1 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, ये स्मूथ पुली जो है वो 1 मीटर ऊपर है, ये वाली लेंथ। अब वो कहते हैं इनिशियली पार्टिकल ए इज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली बिलो द पुली with the string taut particle B hangs vertically below the pulley at a height of 0.64 meter above the ground। ओके, तो ये वाली जो हाइट उसने दी हुई है, ये एक्चुअली उसने दी है 0.64 मीटर। अब वो कहता है पार्टिकल ए इज रिलीज्ड, फाइंड द स्पीड एट विथ बी रीच द ग्राउंड। ओके, क्वेश्चन आप अगर आप समझ लो तो ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से थी। इनिशियली जो स्पीड है वो 0 है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, अब आप मुझे बताओ कि ये जब मूव कर रहे होंगे तो हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। या बहुत सारे लोग यहाँ पे अज्यूम ये करते हैं कि आप एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 या -10 ले लेंगे हम। ऐसा नहीं है, वो 10 या -10 से तब होती है अगर आपका सिस्टम ये फ्री फॉल के अंदर। फ्री फॉल का मतलब है उसमें कोई स्ट्रिंग अटैच ना हो, बट यहाँ तो स्ट्रिंग्स अटैच हैं, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कुछ होगी। तो पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो एक्सेलरेशन है क्या। यहाँ टेंशन की डायरेक्शन ये है, यहाँ टेंशन की डायरेक्शन ये है, इसका वेट होगा 3.5 और इसका वेट होगा 4.5। ठीक है, ए और बी के लिए पहले हम दोनों कर लेते हैं ताकि हमें एक्सेलरेशन निकल के आ जाए। अब मुझे पहले बताओ कि ए वाले बॉल के लिए कर रहे हैं, तो ए वाले बॉल की फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी। ए वाला बॉल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। तो ए वाला बॉल ऊपर जाएगा तो फॉरवर्ड फोर्स टेंशन होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो देखो, बी का जो मैस है वो ज्यादा है 0.45, तो इसके वेट ज्यादा होने की वजह से ये नीचे जाएगा, उस वजह से ए वाला बॉल ऊपर जाएगा, स्ट्रिंग उसको ऊपर खींचेगा। तो और बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी इस केस में ए के अंदर फॉरवर्ड फोर्स जो है वो टेंशन है, और आपकी बैकवर्ड फोर्स जो है वो 3.5 है, और मैस आपका था 0.35 ए। इसी तरह जब आप बी के साथ सेम चीज करते हो तो आपकी फॉरवर्ड फोर्स जो है वो 4.5 है, माइनस द टेंशन इज इक्वल टू 0.45 ए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो आपका टी और टी कैंसिल आउट हो जाता है। -3.5 प्लस 4.5 इट्स 1, और 0.35 प्लस 0.45 इट शुड बी 0.5508, 0.80 8।
अब यहाँ से आप ए की वैल्यू देखो, आपकी ए की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है, 1/0.8। 1.25. 1.25। ओके, आपकी अब एक्सेलरेशन आ गई 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूज कैसे होगी, अब आप खुद देखो, जितनी देर में बी वाला बॉल यहाँ पे जमीन पे आएगा उतनी ही देर में ये ए वाला बॉल ऊपर भी जाएगा, ठीक है। और जो स्पीड बी की नीचे होगी, और इमेजिन कर लेते हैं ए वाला बॉल यहाँ तक रीच हो गया, तो यहाँ पे भी ए वाली बॉल की वही स्पीड होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, हम बी वाले बॉल को देखो तो हमारे पास डिस्टेंस पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल हमने निकालनी है, और एक्सेलरेशन भी पता है। तो अगर आप फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला वी v स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, से वो v इज इक्वल टू हाँ यू हाँ, टी वाला नहीं लगा सकते? लेकिन इसमें टाइम है हमारे पास। ओ ठीक है सर। या तो पहले आप टाइम निकालो फिर आप यूज कर सकते हो। यहाँ इस फॉर्मूला में ये है कि सारी वैल्यूज अब हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। फाइनल स्पीड हमने निकालनी है, इनिशियल स्पीड हमारी 0 है, एक्सेलरेशन आप देखोगे तो अभी हमने 1.25 निकाली, और डिस्टेंस जो कवर हुआ है दैट वाज 0.64। यहाँ से अब आप सॉल्व करो और देखो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या निकल के आती है। 1.265। 1.265 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी है। ये किस पॉइंट की वेलोसिटी है, जब ये बी वाला बॉल यहाँ जमीन पे पहुंचेगा ये उस पॉइंट की वेलोसिटी है, या ए वाला बॉल जो है वो इस पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगा, ये उस पॉइंट की वेलोसिटी। समझ आया कि नहीं आया, यस सर। यहाँ तक पहले मुझे बताओ। ओके, अच्छा, इसमें जो सेकंड पार्ट है अब वो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। वो ये कहता है एज्यूम बी डज नॉट बाउंस आफ्टर इट रीचेज द ग्राउंड, यानी बी जब एक दफा जमीन पे आ गया तो ये बाउंस नहीं कर रहा। वो कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बिटवीन द इंस्टेंट दैट बी रीचेज द ग्राउंड एंड द इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट अगेन। ओके, आप लोग इतने क्वेश्चन रीड करो और आप लोग मुझे बताओ कि वो कौन सा डिस्टेंस आपसे मांगना चाह रहा है, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस ही समझ नहीं आएगा ना तो आप बस फिर गलत मलत करते रहोगे। पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि वो डिस्टेंस आपसे मांग कौन सा रहा है। किसी को पता लगे तो मुझे बताओ। हाँ, किसी को पता लगा? सर जी जी, पहले बी से ए का डिस्टेंस होगा। बी से ए का? सॉरी, लाइक बी ओके, और मैं ए पॉइंट टेबल के। कर लेता हूँ। मैं आपको पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। अच्छा चलो, किसी को ये क्वेश्चन समझ आया है कि वो क्या कह रहा है? अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूँ। पहले तो समझ आना जरूरी है ना, ये नहीं कि हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है दी हुई है, पहले तो क्वेश्चन में बताओ वो कहना क्या चाह रहा है। पहले वो देखो, ये समझ आ रहा है इतना? जी सर, क्वेश्चन समझ आ गया। ये देखो, मैं Maybe चलो आपको समझाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपको समझा, देखो ना, आपको क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करना है। इट डजंट, अभी ये नहीं मैं पूछ रहा था कि ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है या कैसे सॉल्व करना है। वो देखो वो कहना क्या चाह रहा है कि बी वाला बॉल, अब ये थोड़ा समझ लो। वो कहना ये चाह रहा था कि बी वाला बॉल जमीन पे आके टच करेगा। अब ये मैं थोड़ा एक्चुअली हाईलाइटर यूज करता हूँ। बी वाला बॉल यहाँ था, ये यहाँ आ गया जमीन पे, और इसी ड्यूरेशन में ए वाला बॉल जो है वो इस लेवल तक पहुंच गया। अब मुझे खुद बताओ, क्या ए वाला बॉल इस पोजीशन पे आके रुक जाएगा कि और आगे जाएगा ऊपर की तरफ? आपका दिमाग क्या कहता है कि जैसे ही ये बी वाला बॉल जमीन पे आके हिट हुआ, ए वाला बॉल जो यहां से मूव करते करते यहां तक पहुंचा, क्या वो इधर आके रुक जाएगा कि सर ऊपर थोड़ा सा जाएगा? तो और ऊपर जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये बॉल जो ऊपर जा रहा है अभी, जब बी वाला बॉल तो आके रुक गया, वो तो जमीन की वजह से रुक गया,
ए वाला बॉल इस पोजीशन पे आते ही नहीं रुक जाएगा, इसके पास अभी भी थोड़ा सा इसका अपना मोमेंटम है, ये स्पीड है, जिस वजह से ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं, मैं थोड़ा सा, अब ऑब्वियसली हमें नहीं पता वो कितना मूव कर रहा है, ये तो मैंने लंबी लाइन बनाई है ताकि आपको थोड़ा समझ आए। इस पोर्शन का नाम, इसको हम कहते हैं स्लैक। ठीक है, अब होगा क्या, मैं हाइलाइटर से बताता हूँ कि जमीन से वो स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, ये वो पॉइंट है जब बी वाला बॉल जमीन पे हिट कर गया। इसके बाद ये अपने मोमेंटम की वजह से और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और फिर ये वापस नीचे आके इस लेवल पे आके रुक जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि इसका मोशन क्या है ए वाले बॉल का? जी सर। हाँ हसन, मोमना, बताओ आप लोग। यस सर। ओके, देखो जी अब सर। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो डिफरेंट होंगी। आपकी यहाँ पे इनिशियल स्पीड थी 0, मैं मान ली, यहाँ पे आप लोगों ने स्पीड निकाली 1.265 हो गई। अब देखो जो मैक्सिमम हाइट होती है, इफ यू रिमेम्बर, मैक्सिमम हाइट पे हमने डिसाइड किया था कि आपकी स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो याद रखना ये मैक्सिमम हाइट की ऑटोमेटिकली आपको वेलोसिटी पता लग रही है विच इज 0। उसके बाद यहाँ पे मुझे पता है कि इस ड्यूरेशन में जो आपकी एक्सलेशन है वो 1.25 है। ठीक हो गया। अब ये जो स्लैक वाला पोर्शन है, क्या आप मुझे बताओ कि इसमें यहां यहां से लेके टॉप तक जाते हुए क्या ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रहा है कि ये वैसे ही ऊपर जा रहा है? पहले तो ये डिसाइड कर लो। दोबारा देख लो, पॉइंट नंबर 2 से लेके टॉप तक, क्या ये स्ट्रिंग ऊपर खींच रहा है कि ये अपने मोमेंटम की वजह से ऊपर जा रहा है? सर मोमेंटम की वजह से जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। बाकी दोनों को समझ आया, अनस और कासिम? जी सर। जी सर। ओके, तो अब मुझे बताओ, जब आप कह रहे हो कि अपने मोमेंटम की वजह से जा रहा है, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन यही वाली होगी 1.25? ये याद रखो, ये वो एक्सेलरेशन है जब स्ट्रिंग खींच रहा था उसको। अब स्ट्रिंग नहीं खींच रहा, तो क्या ये वही एक्सेलरेशन होनी चाहिए यहाँ पे पॉइंट 2 से लेकर टॉप तक? नो सर, -10 नहीं नो, होगी। No, sir. वेरी गुड। ये अब जो ए की इस पोजीशन से लेके टॉप तक ये फ्री फॉल है। तो स्लैक के अंदर अब आपने दो चीजें याद रखनी है कि एक तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी वेलोसिटी 0 होगी, और इस ड्यूरेशन में अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो आपकी एक्सेलरेशन होगी -10, क्योंकि ये फ्री फॉल है। अब समझ आया थोड़ा सा कि स्लैक क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं एक्स्ट्रा? यस सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको पहले से क्या, जिनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसका मोशन जो है वो किस तरह से चल रहा है। अब अगर आप क्वेश्चन रीड करो, तो अब आप मुझे देख के बताओ, वो कहता है कि मुझे कौन सा डिस्टेंस बताना है बिटवीन द इंस्टेंट दैट बी रीचेस द ग्राउंड। यहां से स्टार्ट करना है, जब बी वाला बॉल यहाँ पे पहुंचा था तो ए वाला बॉल हमारा यहाँ पे था, तो यहां से डिस्टेंस आपने स्टार्ट करना है। और कहां तक स्टार्ट करना है? द इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि ए वाले पॉइंट से बॉल पहले ऊपर गया जो कि स्लैक था, और फिर ये वापस इस लेवल पे आया जिधर आके ये टॉट हो गया, यानी टाइट हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मैंने मार्क किया है, ये वाला डिस्टेंस आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। यहां तक क्वेश्चन समझ आया? जो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, वो ये वाला डिस्टेंस आपसे मांगना चाह रहा है, पहले ऊपर जाते हुए और फिर ये वापस नीचे यहां तक आते हुए। बताओ, यहां तक समझ आई बात क्या नहीं आई बेटा? जी सर। यस सर। ओके, अब ये डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा? बहुत इजी है। आप यही वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज किया, आप इसको दोबारा से कर सकते हो। इसमें अगर आप देखो तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो कि टॉप पे है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो पॉइंट 2 के ऊपर थी, दैट वाज 1.265 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आपकी एक्सेलरेशन होगी -10, और डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है। तो आप एस की वैल्यू बताओ। अब याद रखो, ये वो वैल्यू निकाल रहे हो जो पॉइंट 2 से लेके टॉप तक जाने की है, ये वापस नीचे दोबारा टॉट होने की नहीं है, ये सिर्फ A2 से लेके टॉप तक जाने की है। तो जरा बताओ ये डिस्टेंस कितना निकल के आता है?
सर 0.08 0.08 0.08। तो जितना डिस्टेंस उसे टॉप पे जाते हुए लग रहा है उस पॉइंट से, उतना ही उसे वापस नीचे आते हुए भी लगेगा। तो जो डिस्टेंस वो हमसे मांगना चाह रहा है, जो कि टोटल डिस्टेंस इसका नाम दे रहा हूं मैं, वो डिस्टेंस क्या होगा? 0.08 ऊपर जाते हुए और वही 0.08 नीचे आते हुए। तो ये 0.16 मीटर्स आपका डिस्टेंस बनता है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बताओ। ठीक हो गया। इस ड्यूरेशन का मैं आप लोगों से टाइम भी मांग सकता था। मैं आपसे कहता कि मुझे वो टाइम बताओ कि जितनी देर के लिए यही जिसका डिस्टेंस आपने निकाला है उसी ड्यूरेशन का आप मुझे टाइम भी बता दो। तो अगर मैं वो मांग लेता तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज कर लेते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। अब आपको पता है कि आपकी फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड आपने मुझे बताया 1.265 है, एक्सेलरेशन आपकी -10 है, और टी हमने निकालना है। तो टी की वैल्यू निकल के आएगी 0.1265 सेकेंड्स। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाते हुए लग रहा है उतना ही उसको नीचे आते हुए उस पोजीशन पे लग रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आपको टोटल टाइम भी मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? सर इसको हम एनर्जी के थ्रू भी कर सकते थे, जैसे कि काइनेटिक वो एनर्जी बिल्कुल और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए उसके बारे में मैंने बात नहीं की। वो वर्क एनर्जी पावर जब हम पढ़ लेंगे तो ये तब जहां पे यूज होता हो तो हम वहां पे कर भी लेते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि पढ़ा ही नहीं है अभी हमने, तो इसलिए उसके बारे में मैंने बात की भी नहीं। ठीक है? वरना अदरवाइज आप उससे कर सकते हो तो बिल्कुल आप कर लो। फिजिक्स वाले रिलेटिवली कर सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर आप उससे करना चाहते हो तो आप उससे कर लेंगे। ठीक है? आंसर्स एक्सेप्टेबल होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड यू सेलेक्ट, अनलेस के क्वेश्चन में वो आपको मेथड खुद स्पेसिफाई करके दे।